आज जो चैप्टर है उसका नाम है गैसों का तबादला। चैप्टर 10 है गैसियस एक्सचेंज, उर्दू में बोलते हैं। इसके जो आम टॉपिक हैं उसमें पहला है पौधों में गैस का तबादला यानी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। दूसरा है इंसान में गैसों का तबादला, गैसियस एक्सचेंज इन हम में इंसानों में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी सांस लेने के सांस के मुतल्लिक जो बीमारियां हैं वो अमराज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसमें जो है कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए जिन्हें उर्दू में क्या बोलते हैं। वोकल कार्ड है जिसे उर्दू में लुत्फ़ी अकबा बोलते हैं। ब्रीथिंग सांस लेना ये तनफ़ुस। एक्सपायरेशन सांस बाहर निकालना। डायाफ्राम पर्दा शिकम। कैंसर सरतान यानी कि लीरिंग खजरा बोलते। स्मोकिंग तम्बाकू नशीन सिगरेट पीना। नेजल नाक से मतलब नाक से नसने होते हैं। ट्रिकिया सांस की बड़ी नाली। कार्सिनोजन सरतान पैदा करने वाले यानी कैंसर जो पैदा करने वाले कार्सिनोजन बोलते हैं। फेनिक्स खलुक इंस्पायरेशन सांस अंदर खींचना। नोस्ट्रियल नथना ब्रोंकोस सांस की छोटी नाली। याद रखिए तमाम जानदारों को अपनी सरगर्मियों के लिए एटीपी शक्ल में एनर्जी की जरूरत होती है। चलिए पढ़ते हैं। ग्रेड 9 में हम पढ़ चुके हैं कि सेल किस तरह खुराक से एटीपी बनाते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है जिसमें जो सेल्स होते हैं उनके अंदर गैसेस का तबादला होता है, यानी किस तरह ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, यानी उसमें किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन का तबादला होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो मोल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से खराब CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं और निकलने वाली एनर्जी को ATP में तब्दील किया जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये वो अमल होता है जिसमें ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें एटम से एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है और रिडक्शन वो अमल होता है जिसमें से एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, जिससे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़े जाते हैं। निकलने वाली एनर्जी को ATP में तब्दील किया जाता है। बोरिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और इस दौरान खुराक के मादों की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनके एटमोस में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। जानदार सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल के लिए यानी सेल के अंदर जो होती है सांस लेना यानी कि गैसों का तबादला होता है, उसके लिए ऑक्सीजन अपने मोल्स से हासिल करते हैं और अपनी सेल को मेजर करते हैं। सेल की उर्दू में खुलिया बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सेल से और फिर जिस्म से बाहर निकाली जाती है। मोल से ऑक्सीजन हासिल करने और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के अमल को गैसों का तबादला कहते हैं। यानी कि तारीफ ये है, मोल से ऑक्सीजन हासिल करने और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के अमल को गैसों का तबादला कहते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज की तारीफ है, ये डेफिनेशन है। आगे तनफ्फुस क्या होता है, सांस लेना, ये ब्रीदिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये सांस लेने की इस्तिलाह यानी कि जो नाम है इस अमल के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें जानदार हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन हासिल कर सकें और फिर हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड भी जिस्म से निकल सके। तनफ्फुस जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन मुतरादिफ अल्फाज नहीं है। ये रेस्पिरेशन है, तनफ्फुस है, इनका ये एक मैनी नहीं है, मैनी मुख्तलिफ है। जो रेस्पिरेशन होती है इसमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल अमाल होते हैं, जबकि तनफ्फुस में ऐसे मैकेनिकल यानी फिजिकल अमाल शामिल जिसमें गैसों का तबादला होता है। इस फॉर्म में हम पौधों और इंसान में गैसों के तबादले के लिए होने वाले अमाल पढ़ेंगे, यानी कुछ तरीकाकार पढ़ेंगे जो अमल होता है किस तरह का गैसों का तबादला होता है। पहले पढ़ते हैं
गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, यानी प्लांट जो होते हैं पौधे, उसमें गैसों का तबादला कैसे होता है। ये लिखा हुआ कुछ कि पत्तों और छोटी उम्र के तनों में गैसों का कुछ तबादला इनकी एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद कैविक्यूटिकल के जरिए होता है। ये आगे कहते हैं मोर से गैसों के तबादले के लिए पौधों में मखसूस ऑर्गन्स या सिस्टम मौजूद नहीं होते। ज़ाहिर गैर पौधों में कोई तरीका खास नहीं होता, जिस तरह इंसान सांस ले सकते हैं इस तरीके से उन्हें लेकर उनमें खास ऑर्गन मौजूद नहीं होते हैं कि वो सांस ले सकें। पौधे का हर सेल मोर से गैसों का तबादला अपने तौर पर करता है, यानी कि जो भी सेल है वो खुद अपने मोर से खुद भी गैसों का तबादला करता रहता है। पत्तों और छोटी उम्र के तनों की एपिडर्मिस में, जो उनकी एपिडर्मिस होती है, उनमें स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इन सुराखों के जरिए मोल के साथ गैसों का तबादला होता है। पत्तों के अंदरूनी सेल क्या बोलते हैं, मेसोफिल, और तनों के सेल के मबैन खाली जगह यानी एयर स्पेस होती है, जो गैसों के तबादले के लिए मदद देती हैं। पत्तों के अंदरूनी सेल और तनों के सेल के दरमियान होती है कोई खाली जगह होती है जिससे वो गैसों का तबादला करते हैं। पत्तों के सेल को दो मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन दो मुख्तलिफ तरीकों से वो गैसों का तबादला करता है, जो भी समझ रहे। दिन के औकात में जब पत्ते के मेसोफिल सेल हैं फोटोसिंथेसिस जो खुराक बनाने का अमल है, और रेस्पिरेशन जो गैसों का तबादला होता है, साथ साथ कार्य होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली ऑक्सीजन जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होती है। इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन में पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खुराक बनाने में इस्तेमाल होती है, और जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में सांस लेने में इस्तेमाल होती है। तब रात के वक्त जब रात होती है, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता, यानी कि खुराक बन नहीं रही होती, तो पत्तों के सेल स्टोमेटा के जरिए मोर से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो पत्ते जो उनको सेल का एक स्टोमेटा है, उससे मोर से इर्द गिर्द से ऑक्सीजन ले होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, निकाल रहे होते हैं। ये पत्ते में गैसों का तबादला किस तरह होता है। ये एक पत्ता है, इसकी ये बाहर वाली तह है कैविट्यूल, इसके अंदर मिलता है जो है बलाई एपिडर्मिस है। इसके अंदर जो ये सेल हैं के सारे सेल का बना होता है, मेसोफिल सेल बोलते हैं। ये इसकी नीचे वाली तह होती है, एक ऊपर तह होती है, नीचे वाली एपिडर्मिस। ये गार्ड सेल होता है, ये हवा यहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ से भी ये दाखिल हो रही होती है इसके अंदर। ये स्टोमेटा होता है इसके जरिए। लकड़ी रखने वाले तनों और बालक जड़ों की तमाम सतह छाल से ढकी होती है। ये छाल गैसों और पानी को जज़ब नहीं कर सकती। तम छाल की तह में मखसूस सुराख होते हैं जिन्हें लेंटिसेल कहते हैं। ये सुराख गैसों को गुजरने की इजाजत देते हैं। लेंटिसेल तने की सतह से थोड़ा ऊपर निकले होते हैं। ये देखिए तने के ऊपर इस तरह होते हैं लेंटिसेल, ये वाला ये लेंटिसेल। इनको बड़ा करके दिखाया कि सिर्फ शक्ल के होते हैं। छोटी उम्र की जड़ों में गैसों की सतह के अंदर और बाहर नफूज करती हैं। नफूज यानी के अंदर बाहर निकल जाती हैं। ये गैसें जड़ के गिर्द मिट्टी में मौजूद होती हैं। जड़ के गिर्द जो मिट्टी होती है उसके अंदर मौजूद होती हैं। आबी पौधे जो पानी के अंदर होते हैं, पानी में हालशुदा ऑक्सीजन जज़ब करते हैं। ऑक्सीजन पानी में बाल होती है उससे जज़ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में खारिज करते हैं। ये पाप भी पौधों के लिए है। आगे कि इंसान में गैसों का तबादला किस तरह होता है, यानी कि इंसान की तरह सांस लेता है, किस तरह ऑक्सीजन अंदर रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, इसमें पढ़ेंगे। इंसान और आला दर्जे के दूसरे जानवरों में गैसों का तबादला
रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक नहीं हवा का रास्ता और फेफड़े, यानी कि ये दो तरीके हैं, दो हिस्से हैं इसके, एक हवा का रास्ता और फेफड़े। पहले पढ़ेंगे हवा का रास्ता। हवा का रास्ता इन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिनके जरिए बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। जो बाहर जो हवा होती है माहौल से, वो उनसे फेफड़ों में दाखिल होती है, वो गैसों के तबादले के बाद बाहर निकल जाती है। हवा का ये रास्ता जरदैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कौन से हिस्से हैं? पहले नाक के अंदर खाली जगह, उसे क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। कैविटी को तो उर्दू में गार बोलते हैं। नाक की कैविटी जो नाक होती है उसके गारें बनी होती है, उसे नेजल कैविटी कहती है। ये सुराखों के जरिए बाहर निकलती है। जिन सुराखों से बाहर निकलते थे नॉस्ट्रियल कहते हैं। ये नॉस्ट्रियल जिनसे बाहर निकलते हैं उनको याद रखें, नॉस्ट्रियल कहते हैं। और जो नाक के अंदर जो खाली जगह उसे नेजल कैविटी कहते हैं। इन चीजों को याद रखें, नॉस्ट्रियल और नेजल कैविटी। एक दीवार नेजल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक दीवार होती है जो नेजल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम करती है। हर हिस्से की दीवार पर म्यूकस और बाल होते हैं जो हवा में मौजूद गर्द के दराज को फिल्टर करते हैं। जो होते हैं ना गर्दों गुबार के दराज जाते हैं नाक से, तो उनको ये रोक लेते हैं। म्यूकस अंदर दाखिल होने वाले हवा को नमी देता है और उसे गर्म करता है। ये म्यूकस का ये काम है। म्यूकस क्या करता है? अंदर जो हवा दाखिल होती है उसको नमी देता है, तर करता है और उसे गर्म करता है। क्योंकि अगर इसके बगैर अगर ठंडी हवा में जिस्म में दाखिल हो जाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए वो अंदर यानी कि जितना जिस्म में दर्जा आ रहा होता है उसके मुताबिक उसको गर्म करता है ये, यानी कि ताकि इसका टेम्परेचर जिस्म के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। नेजल कैविटी दो छोटे सुराखों यानी अंदरूनी नेट्रल्स के जरिए फेरिंक्स में खुलती है। जिसमें खुलती है आगे वो कौन चीज है? फेरिंक्स है। फेरिंग एक मस्कुलर रास्ता यानी मसल का गोश्त का बना हुआ रास्ता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। यानी खुराक भी यहीं से गुजरती है फेरिंग से और हवा भी इसी से गुजरती है। ये रास्ता कहां तक फैला? एसोफेगस के सुराख और लीरिंक्स तक फैला होता है। कहां तक फैला होता है? इसके बाद लीरिंक्स और एसोफेगस, ये याद रखना है। ये रास्ता कहां तक जाता है? हवा फेरिंक्स से लीरिंक्स तक जाती है। हवा का कौन सा रास्ता है? आगे फेरिंक्स से जाती है और लीरिंक्स में चली जाती है। हम जानते हैं कि फेरिंक्स के फर्श पर एक सुराख ग्लाटिस है। ये सुराख का क्या नाम है? ग्लाटिस। जो लीरिंक्स में खुलता है। ये नेजल कैविटी है यानी खुलगाव। ये नथने होते हैं जहां से स्टार्ट वाले होते हैं, ये नथने हैं। ये ओरल कैविटी है जहां से मुंह या मुंह से खाते हैं। ये इसके नीचे जो है ये फेरिंक्स है। ये वाला है इपीग्लॉट्स है यानी एक सुराख है ये वाला। और इसके नीचे ग्लॉट्स है। ये इसके बाद ये ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया ये जो होती है ये ब्रोंकाई होती है। इनके बोलते हैं ब्रोंकुलियोल्स। हवा का रास्ता और फेफड़ों में किस जाती है। आर्टियल मैनुअल यानी एल्यूजॉय की नाली, यानी कि वो नालियां किस तरह की हैं? ये वाली एल्यूलाई की कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी नालियां हैं, ये खून की नालियां होती हैं। लेरंग एक चीज है उसे बोलते हैं कार्टिलेज का बना होता है। किस चीज का? एक कार्टिलेज। ये लफ्ज आपको याद रखते हैं कि लेरंग किस चीज का बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। और ये फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान मौजूद होता है। किस चीज में मौजूद होता है? फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान। ये कि लेरंग कार्टिलेज का बना होता है, फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान मौजूद होता है। इसे आला सूत यानी आवाज पैदा करने वाला खाना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवाज पैदा करने वाला खाना, वॉइस बॉक्स। लीरिंग्स के अंदर की तरफ दूसरी तरफ रेशादार पट्टियां
यानी कि रेशा क्या होता है, धागों वाली टाइप की फेबियस पट्टियां होती हैं कि दो जोड़े गुच्छे होते हैं, दो गुच्छे गुच्छे बने होते हैं, जोड़ों दो होते हैं। इन पट्टियों को वोकल कॉर्ड कहते हैं, इन पट्टियों को वोकल कॉर्ड कहते हैं। जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराती है तो ये अरताश पैदा करते हैं। इस अरताश से आवाज पैदा, अरताश क्या होता है, थरथराहट पैदा होती है, ये जैसे टकराती है तो इस टकराने से वो होती है कि आवाज पैदा होती है। लीरिंग से आगे ट्रेकिया है, जिसे हवा की नाली भी कहते हैं। लीरिंग से आगे कौन सी चीज है, ट्रेकिया। ट्रेकिया जो हवा की नाली है उसके बोलते हैं ट्रेकिया, ये हवा की नाली है। इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर एक लंबी नाली है और ये एसोफेगस के सामने की तरफ मौजूद है। ट्रेकिया की दीवार पर कार्टिलेज के सी शक्ल के घेरे होते हैं, यानी कि रिंग बने होते हैं। ये कार्टिलेज ट्रेकिया को सिकुड़ जाने से बचाती है ताकि इसके अंदर हवा मौजूद भी ना हो। सीने, चेस्ट कैविटी में दाखिल होने पर ट्रेकिया दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई वाद ब्रोंकोस, इन दो नालियों होती हैं ब्रोंकाइस में एक ब्रोंकिस बोलते हैं। ब्रोंकाई की दीवारों में कार्टिलेज की बनी हुई प्लेट लगी होती है। हर ब्रोंकोस अपनी जानब के फेफड़ों में दाखिल होकर मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हो जाता है। फेफड़ों में ब्रोंकाई तकसीम दर तकसीम होकर बहुत बारीक नालियां बना देते हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल कहते हैं। वो छोटी नालियां होती हैं, बोलते हैं ब्रोंक्यूल, जो इन फेफड़ों के अंदर मौजूद होती हैं। तकसीम होकर जैसे जैसे ब्रोंक्यूल बारीक होते जाते हैं, इनकी दीवारों से कार्टिलेज भी खत्म हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम बहुत ही बारीक और छोटी ट्यूबलेस में होता है, छोटी छोटी बहुत बारीक छोटी नालियों में होता है, जिन्हें एल्विलियर डक्ट्स कहते हैं। हर एल्विलियर डक्ट अवाई थैलियों यानी एवेल्यूआई के एक गुच्छे में खुलती है। ये एवेल्यूआई इंसान के जिस्मों में गैसों के तबादले की सतह बनाते हैं। हर एवेल्यूस एक थैलीनुमा साख्त है और इसकी दीवारें एपिथेलियल सेल की सिर्फ एक तह पर मुश्तमिल हैं। कैपिलरीज यानी खून की नलियों के जाल इसको घेरे होता है। दिल से ऑक्सीजन के बगैर डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन न शामिल उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड खून लाने वाली पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों में दाखिल होकर आर्टरियल्स और कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है। ये कैपिलरी एवेल्यूआई के गिर्द एक गिलाफ बनाती हैं और फिर आपस में मिलकर वेनिकुलस बनाती हैं। वेनिकुलस के मिलने से पल्मोनरी वेन बनती है, जो ऑक्सीजन वाला यानी जो जिसमें ऑक्सीजन शामिल से बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड खून वापस दिल की तरफ ले जाती है। आगे पढ़ते फेफड़े, इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। एक तरफ तमाम एल्यूलाई मिलकर एक फेफड़ा बनाते हैं। सीने यानी थ्यूरेक्स के खिलाफ में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है, दो जोड़े होते हैं थ्यूरेक्स में, सीने में। सीने की दीवार पसलियों या रिब्स के 12 जोड़ों और इनके साथ इंटरकोस्टल मसल पर मुश्तमिल होती है। फेफड़ों के नीचे एक मोटी मस्कुलर साख्त मौजूद है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। जो बायां फेफड़ा होता है जिस्मात में थोड़ा छोटा होता है और दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये दो हिस्सों पर, जबकि दायां फेफड़ा निस्बत बड़ा होता है और 3 हिस्सों यानी 3 लोब पर मुश्तमिल होता है। फेफड़े स्पंज जैसे और लचकदार आर्गन पर मुश्तमिल में है, लचकदार आर्गन में, यानी कि ये लचकदार और स्पंज जैसे हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियां होती हैं, जो कि हम जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज और वेनस की शाखें हैं। हर फेफड़े के गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी झिल्लियां होती हैं, जिन्हें बैरूनी और अंदरूनी
पल्मोनरी मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लेरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्याल माया है जो फेफड़ों के आज़ादाना फेंकने सूखने के लिए रगड़ से बचाव यानी डुप्लीकेशन फराहम करता है, यानी को तर रखता है ताकि रगड़ से बचा के रखता है, रगड़ ना खाएं। यानी ये ग्रीस एक किस्म की हो जाती है, जिस रगड़ से बचाने के लिए किसी चीज को ग्रीस करते हैं, रगड़ना, इस तरह ये एक लुब्रिकेशन है, स्याल मादा है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये किस तरह सांस लेने का अमल क्या है। गैसों के तबादले से मुतल्लिक जिस्मानी हरकत को तनफ्फुस कहते हैं। तनफ्फुस के दो मराइल हैं, या सांस लेने के दो मराइल हैं। पहला है इंस्पिरेशन एंड इनहेलेशन। सांस अंदर खींचने यानी इंस्पिरेशन के दौरान रिब्स यानी पसलियों के मसल सिकुड़ जाते हैं जब सांस अंदर खींचते हैं, जिससे रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। इस दौरान गुम्मद मा डायाफ्राम यानी सीना सिकुड़ता है और नीचे हो जाता है। इन हरकत से सीने का खला का रकबा बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों के ऊपर दबाव में कमी आ जाती है। इसके नतीजे में फेफड़े फैल जाते हैं और इनके अंदर का हवा का दबाव भी कम हो जाता है। बाहर की हवा तेजी से फेफड़ों में दाखिल होती है ताकि दोनों अतराफ का दबाव बराबर हो जाए। आगे पढ़ते हैं, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद नखालस हवा को एक्सपायरेशन में बाहर निकाल दिया जाता है। इनकी हवा को बाहर निकालने के अमल को फेफड़ों से उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। रिब्स यानी पसलियों के जो होते हैं मसल रिलैक्स होते हैं यानी सुकून में आते हैं, जिससे रिब्स वापस अपनी जगह पर आते हैं। डायाफ्राम के मसल भी रिलैक्स होते हैं यानी फैल जाते हैं, ये अपनी ऊपर वाली उठी गुंबद नुमा शक्ल में आ जाता है। इससे सीने के खला का रकबा कम हो जाता है और फेफड़ों के ऊपर दबाव में इजाफा होता है। इसके नतीजे में फेफड़े सिकुड़ते हैं और इसके अंदर से हवा बाहर आती है। इंसान में नॉर्मल हालत यानी आराम के वक्त सांस लेने तनफ्फुस की रफ्तार 16 से 20 मरतबा फी मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में 16 से 20 मरतबा बंदा सांस लेता है। तनफ्फुस की रफ्तार को दिमाग में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के इत्तेकाद के लिए साथ है, इनको इंतकाद करना निकालना। जब हम कोई मशक्कत या और मुश्किल काम करते हैं तो हमारे मसल के सेल ज्यादा तेज रफ्तारी से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। इसके नतीजे में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो खून में खारिज कर दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये नॉर्मल से ज्यादा इर्तिकाज दिमाग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को तहरीक देता है। रेस्पिरेटरी सेंटर रिब्स के मसल और डायाफ्राम को तनफ्फुस की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत देता है ताकि खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जा सके। शक्कत सख्त जिस्मानी काम के दौरान तनफ्फुस की रफ्तार 30 से 40 मरतबा फी मिनट बढ़ सकती है। ये बंदा ज्यादा काम करता है, सांस भी ज्यादा लेता है। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मिकदार 21% अंदर दाखिल होती है और बाहर 16% खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0 से 0.4 अंदर दाखिल होती है और 4% बाहर निकलती है। नाइट्रोजन की मिकदार जितनी दाखिल होती है उतनी बाहर निकलेगी 79%। पानी के बुखारात काबिल तगय्युर तब्दील होते रहते हैं और शीर्षुदा बाहर निकलते हैं। गर्द के कदरात की मिकदार ये काबिल तगय्युर है, अंदर दाखिल होते हैं, बाहर कोई नहीं निकलता। टेम्परेचर काबिल तगय्युर है तो अंदर बाहर जब खारिज होते हैं तो जिस्म के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज, इनमें सांस के मुतल्लिक अमराज क्या हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत से
अमराज लोगों को मुतासर करती हैं, बहुत सी बीमारियां लोगों को मुतासर करती हैं। पाकिस्तान में इन बीमारियों यानी अमराज की शरह खास तौर पर ज़्यादा है। इसकी वजह न सिर्फ शहरी बल्कि देहाती फ़ज़ा में हवाई आलूदा कारों पोलेंट पोलेंट की मकदार ज़्यादा है, यानी इसमें आलूदगी ज़्यादा होती है। जो उनके छोटे छोटे ज़रात होते हैं उन्हें पोलेंट बोलते हैं, वो हवा में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हवा आलूदा होती है। चंद आम रेस्पिरेटरी अमराज आगे बयान किए गए हैं। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाई या ब्रोंकुलियस में होने वाली सूजश को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इस सूजश में ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की बहुत ज्यादा सेक्रेशन निकलती है, जिससे रेशा वगैरह निकलता है, जिससे ट्यूब की दीवारों पर सूजन हो जाती है और ट्यूब अंदर से तंग हो जाती है। इसकी वजह वायरसेस, बैक्टीरिया, सूजश पैदा करने वाले केमिकल, मसलन तंबाकू का धुआं होते हैं। ब्रोंकाइटिस की दो बड़ी इकसाम है, यानी एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 2 हफ्ते तक रहता है और मरीज में ब्रोंकाई या ब्रोंकुलस को मुस्तकिल नुकसान पहुंचे बगैर सेहतयाब हो जाता है। जो होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाइस में क्रॉनिक लंबे अरसे तक रहने वाली सूजश होती है। ये ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 3 माह से 2 साल तक रहता है। ब्रोंकाइटिस की अलामात में सांस खांसी, सांस में हल्की से हल्की खरखराहट, बुखार, सर्दी लगना और सांस की तंगी खास और भारी काम के वक्त यानी सांस मुश्किल से लिया जाता है। ज्यादातर लोगों में जिनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तशखीस होती है 45 साल या ज्यादा उम्र के होते हैं। एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में एल्यूलाई की दीवारें टूट जाती हैं। इससे एल्यूल के सैक्स बड़े तो हो जाते हैं मगर गैसों का तबादला करवाने वाली जगह का सतही रकबा कम हो जाता है। ये नॉर्मल है और ये बीमार वाला है। जब फेफड़ों का टिश्यू टूटता है तो एक्सपायरेशन के बाद फेफड़े पहले वाली शक्ल में वापस नहीं आते। इस तरह हवा बाहर नहीं निकाली जा सकती, वो फेफड़ों के अंदर फंस जाती है। एम्फीसीमा की अलामत सांस की तंगी, थकावट, बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और वजन में कमी का होना है। जब एम्फीसीमा की अलामत ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं तो इस वक्त तक अमूमन मरीज अपने फेफड़ों का 50 से 70% तक टिश्यू खो चुका होता है। खून में ऑक्सीजन की सतह इतनी गिर सकती है कि इससे बड़ी पेचीदगियां हो सकती हैं। निमोनिया। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन दोनों फेफड़ों को मुतासर करे तो इसे डबल निमोनिया कहते हैं, यानी कि एक फेफड़ों को मुतासर करे तो निमोनिया का दोनों को मुतासर करे तो डबल निमोनिया बोलते हैं। इस इन्फेक्शन की सबसे आम वजह बैक्टीरिया है जो स्टेरिप्टोकोकस न्यूमोनिया कहलाता है। चंद वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाले और फंगल इन्फेक्शन के नतीजे में भी निमोनिया हो सकता है। निमोनिया के जिम्मेदार जानदार जब एल्यूलाई में दाखिल होते हैं तो वहां ठहरते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते हैं और फेफड़े के टिश्यू को तोड़ते हैं। ये हिस्सा फ्लूइड और पस से बढ़ जाता है, फ्लूइड और पस से बढ़ जाता है। निमोनिया की अलामत सर्दी लगना, इसके बाद तेज बुखार, कपवाट और बलगम बड़ी खांसी है। मरीज को सांस की तंगी हो सकती है। मरीज की जिल्द की रंगत स्याही या अर्गवानी माइल होती है। इसकी वजह खून में कम ऑक्सीजन शामिल होना है। ये देखिए निमोनिया से मुतासर है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये निमोनिया से मुतासर है। किस फर्क है? फेफड़ों का हिस्सा है। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होने वाले निमोनिया से बचाव की वैक्सीन दस्तयाब है। इस तरह निमोनिया के इलाज में एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती हैं। एंटीबायोटिक दरियाफ्त से पहले निमोनिया में एक ताई मरीज इन्फेक्शन से फौत हो जाते थे। आगे अस्थमा, जिसे उर्दू में दमा बोलते हैं, दमा।
ये एक तरह की एलर्जी है जिसमें ब्रोंकाई में सोजश हो जाती है, ज्यादा म्यूकस बनता है और वहाँ की नालियों में सकड़ाव आ जाता है। दमा के मरीजों में ब्रोंकाई और ब्रोंकस एलर्जी पैदा करने में मुख्तलिफ अवामल एलर्जीन मसलन गर्द जो गर्द गुबार होती है, धुआं, खुशबू, पोलन जो पौधों से और दरख्तों से निकलते हैं वगैरह के लिए सांस होते हैं, यानी कि उनके ज़रा से भी वो अंदर चले जाएं तो उन्हें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। जब ऐसे किसी एलर्जन से सामना होता है तो सांस हवा की नालियां फौरी और गैर मामूली रद्द-ए-अमल दिखाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। इस हालत में मरीज को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। दमा की हालत मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती है। आम अनमाज सांस उखड़ना, खास तौर पर मशक्क़त तो रात के वक्त यानी काम करते हैं तो रात के वक्त खरखराहट यानी सांस जब बाहर निकालते हैं सीटी की आवाज आती है, खांसी और सीने में तंगी का एहसास होता है। दमा के इलाज ऐसे केमिकल दिए जाते हैं जिनमें ब्रोंकाइट और ब्रोंकस को खोलने की सलाहियत होती है। ऐसी दवा इनहेलर्स की शक्ल में दी जाती है। ये म्यूकस है, ये बना हुआ है रेशा वगैरह, ये अगर लंग कैंसर क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों के कैंसर में फेफड़ों के टिश्यू में बेकाबू सेल डिवीजन की बीमारी है, यानी कि सेल डिवीजन लगातार होती रहती है, बेकाबू हो जाती है, यानी कि सेल मरते नहीं, नए बनते रहते हैं। सेल किसी कंट्रोल के बगैर तकसीम होना जारी रखते हैं और अनसोलियां यानी ट्यूमर बनाते हैं। ये सेल ग्रोथ फेफड़ों से निकलकर दूसरे करीबी टिश्यू में दाखिल हो सकती हैं। इन सेल बड़े होकर दूसरे टिश्यू को मुतासर करते हैं। इसकी आम अलामत सांस की तंगी, खांसी जिसमें खून भी शामिल होता है और वजन में कमी होना है। किसी भी कैंसर की बड़ी वजह कार्सिनोजिन जैसे सिगरेट के धुएं में होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन और वायरल इन्फेक्शन है। तम्बाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर की बड़ी वजह है। तम्बाकू नोशी न करने वालों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा बहुत कम होता है। सिगरेट के धुएं 50 से ज्यादा ऐसे कार्सिनोजेंस होते हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। पैसिव स्मोकिंग यानी किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के अंदर जाना भी फेफड़ों के कैंसर की एक वजह है। सिगरेट के जलते हुए किनारे से धुएं इस धुएं से ज्यादा खतरनाक होता है जो फिल्टर वाले किनारे से निकलता है। फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए इब्तदाई मंजिल स्मोकिंग का खत्म होना है। आलमी इदारा सेहत ने हुकूमतों को तम्बाकू नोशी के इख्तियार बंद करने का है ताकि नौजवानों को स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी से बचाया जा सके, स्मोकिंग से और कैंसर से बचाया जा सके। स्मोकिंग के बुरे असरात, सिगरेट और इसके धुएं मौजूद केमिकल की वजह से स्मोकिंग नुकसानदेह है। तम्बाकू के धुएं में 4000 से ज्यादा केमिकल होते हैं जिनमें कम अज कम 50 केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं और बहुत से जहरीले केमिकल भी हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि स्मोकिंग से मुतल्लिका बीमारी सिर्फ फेफड़ों का कैंसर है। ये स्मोकर में यानी स्मोकर जो सिगरेट पीते हैं में मौत की बड़ी वजह है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। सिगरेट का धुआं इंसान के जिस्म पर सर से पांव तक असरअंदाज करता है। स्मोकर जो सिगरेट पीते हैं जिंदगी के लिए खतरा बन जाने वाली बहुत सी बीमारियां पैदा करने का खतरा दूसरों की निस्बत कहीं ज्यादा होता है। स्मोकिंग से गुर्दों, ओरल कैविटी, लैरिंग, छाती, मसाना और पेनक्रियाज वगैरह में भी कैंसर हो सकता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद बहुत से केमिकल हवा की नालियों को तोड़ते हैं जिससे एमिसीनिया और दूसरे रेस्पिरेटरी अमराज पैदा होते हैं। स्मोकिंग का असर सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी होता है। तंबाकू के धुएं मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड होमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत कम कर देती है। धुएं मौजूद बहुत से दूसरे केमिकल ब्लड प्लेटलेट बनने के अमल को तेज करते हैं। ब्लड प्लेटलेट की तादाद नॉर्मल से ज्यादा हो तो खून को गाढ़ा कर देते हैं। इसका नतीजा आर्टिकुलोलाइसिस हो सकता है। स्मोकर में इन्फेक्शन खासतौर फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उसका खतरा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर स्मोकिंग से तपेदिक का
खतरा 2 से 4 गुना और निमोनिया खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। स्मोकिंग दांतों की कमजोरी और इन पर रंग चढ़ जाने की इमदाद। स्मोकर में दांत गिरने का अमल ना स्मोकर की निस्बत 2 से 3 गुना ज्यादा होता है।